हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी एक ऐसे ड्रग वॉर की है जिसमें जीत किसी की नहीं होती, ना पुलिस की, ना ड्रग स्मगलर की, ना अंडरकवर एजेंट की। कोई ड्यूटी के लिए हार जाता है, कोई फैमिली की वजह से, तो कोई बदले की आग में। मूवी कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज इसे आखिर तक देखना। उस रात हांगकांग के एक जंकयार्ड में पुलिस और स्मगलर के बीच काफी घमासानी हुई। एंटी ड्रग्स डिपार्टमेंट के चीफ डिटेक्टिव बेंजी ने एक स्मगलर को हॉस्टेज तो बना लिया, मगर स्मगलरों का सरताज योशिन भी कुछ कम नहीं था। उसने भी एक पुलिस ऑफिसर को हॉस्टेज बना लिया। दोनों में इस बात को लेके अकड़ है कि पहले हथियार कौन डालेगा। कोई भी झुकने को तैयार नहीं। तो एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस वाला होने के नाते बेंजी अपने हॉस्टेज को छोड़ देता है, मगर बेरहम योशिन अपने कब्जे में रखे पुलिस वाले को कार से घसीटते हुए उसके टुकड़े कर देता है। बेंजी बेबस होकर बस देखता रह जाता है। अब बेंजी के दिल में ड्यूटी के साथ दुश्मनी ने भी जगह ले ली है। योशिन के साथ अपनी हर बार हो रही शिकस्त को लेके बेंजी परेशान है, तो अब वो योशिन की गैंग में अपना एक अंडरकवर एजेंट रखने की प्लानिंग करता है। उसकी तलाश मिंग पे आके खत्म होती है। मिंग पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के पहले इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट था, मतलब उसके पास दिमाग है। मिंग 3 साल से ट्रेनी पुलिस ऑफिसर है, यानी क्राइम की दुनिया में उसे कोई पहचानता नहीं। तो अब मिंग की परख करने के लिए एक फेक मिशन अरेंज की जाती है, जिसके बारे में मिंग को भी पता नहीं, मगर मिंग उस टेस्ट में पास हो जाता है। बेंजी को यकीन हो जाता है कि मिंग ना सिर्फ वफादार है बल्कि लालची भी नहीं है, जो अंडरकवर एजेंट के जॉब में जरूरी है। बेंजी मिंग से कहता है कि आज के बाद वो उसके अंडर काम करेगा। जैसे ही मिशन पूरा होगा उसका प्रमोशन होगा, उसे डिटेक्टिव की पोस्ट मिलेगी, जिसका मिंग को पिछले 3 साल से इंतजार है। मिंग तैयार होता है और देखते देखते 2 साल में मिंग योशिन के राइट हैंड जेकब की टीम में अपनी जगह बना लेता है। हेयर डाई करके उसने अपना गेटअप चेंज किया है। एक बॉक्सिंग क्लब में बेंजी से मिलके वो अपने काम की रिपोर्ट देता रहता है। उसके गेटअप को देख के बेंजी उससे पूछता है कि क्या तुम फुल टाइम स्मगलर तो नहीं बनना चाहते। मगर मिंग के दिल में पुलिस की ड्यूटी कुट कुट के भरी है। ड्रग से कमाई दौलत का मिंग बेंजी को हिसाब देता रहता है, जो अब $1 मिलियन के ऊपर पहुंच गई है। इन 2 साल में मिंग बेंजी का सबसे चहीता चेला बन गया है, इतना कि दोनों मिलके बेंजी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। मिंग बेंजी से कहता है कि उसे जेकब के किचन का पता चला है। अंडरवर्ल्ड की भाषा में जहाँ ड्रग्स बनाया और पैक किया जाता है उसे किचन कहते हैं। अगले दिन यही से ड्रग्स पैक करके ड्रग डीलर तक पहुंचाया जाएगा। तो मिंग बेंजी से कहता है कि वो अपनी फोर्स को अटैक के लिए तैयार रखे। बेंजी मिंग से कहता है कि कल जैसे ही पुलिस अटैक करेगी वो अपने आप को सरेंडर करे, ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। तो अगली रात मिंग जेकब और अजूरा के साथ उस किचन की तरफ निकलता है। मिंग वीडियो गेम खेलने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसी डिवाइस में जीपीएस है, जिससे कंट्रोल रूम में बैठा बेंजी उन्हें लोकेट कर सकता है। मिंग के कूलनेस को देख के अजूरा उस पर गुस्सा होता है और उसका वीडियो गेम चलती कार से बाहर फेंक देता है, जिस पर दोनों में हाथापाई होती है। सिग्नल के लॉस्ट होते ही बेंजी कंफ्यूज होता है कि आगे क्या मूव करे। यहाँ किचन में टाइगर बनाए हुए ड्रग्स की डिलीवरी लेने आता है। टाइगर योशिन का खास आदमी है। मिंग के मोबाइल सिग्नल से पुलिस कार्गो में बसे उस किचन के यहाँ पहुंचती है। मौका देख के पुलिस उस जगह अटैक करती है। फायरिंग की आवाज सुन के अंदर ड्रग्स बना रहा योशिन अलर्ट होता है। सब अपनी अपनी गन्स निकाल के पुलिस का सामना करने निकलते हैं, मगर मिंग ने सभी की गन्स को पहले ही जैम कर दिया है, तो सब स्मगलर पुलिस की गोलियों का निशाना बनते हैं। बेंजी भी वहां पहुंच जाता है। अब जब गन नहीं चलती तो हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू होता है। दोनों तरफ के लोग घायल होने लगते हैं। बेंजी को तलाश है उसके सबसे बड़े दुश्मन योशिन की। तभी टाइगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पाइप काट के आसपास एसिड छिड़कता है, जिससे पूरी जगह आग फैल जाती है। अब बेंजिन और योशिन एक दूसरे पे फायरिंग शुरू करते हैं। हालात बिगड़ते देख योशिन अपने घायल भाई अकाई को लेके वहां से निकलने की कोशिश करता है। फायरिंग में बेंजी के गन से निकली एक गोली मिंग के पैर पे लग जाती है, तो बेंजी के टीम का पुलिस मैको भागते हुए अकाई पे कार चढ़ा देता है। कार का पेट्रोल लीक होके आग लगती है, जिसमें अकाई जल जाता है। वहां से भागता हुआ योशिन बेबस होके सिर्फ देखता रह जाता है। घायल मिंग को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो अकाई को आईसीयू में रखा जाता है। कमिश्नर बेंजी से पूछते हैं कि क्या उनके अंडरकवर एजेंट मिंग की आइडेंटिटी एक्सपोज हुई है। अगर नहीं हुई है तो वो अपना काम आगे जारी रख सकता है, क्योंकि अभी तक योशिन हाथ नहीं लगा। बेंजी को लगता है कि मिंग का फिर से योशिन की गैंग में जाना खतरे से खाली नहीं, मगर देशभक्ति के जज्बे को लेके मिंग फिर से योशिन की गैंग में जाने का फैसला करता है। माल के पकड़े जाने से योशिन कवाई नाम के स्मगलर को उसकी डिलीवरी दे नहीं पाता, तो कवाई किसी भी हालत में 10 दिन के अंदर ड्रग्स के माल की डिलीवरी चाहता है। तो अब योशिन के सामने 2 ही रास्ते रह जाते हैं, किसी भी हालत में कवाई को उसका माल दे या उससे गद्दारी करे। योशिन की गर्लफ्रेंड लूना उससे कहती है कि कवाई के साथ गद्दारी महंगी पड़ सकती है। या बेंजी प्लान करता है कि जब जेकब और मिंग को कस्टडी से जेल शिफ्ट किया जाएगा
तब मिंग पुलिस पे हमला करके भागेगा। कार से ले जाते वक्त उसे एक गन दी जाती है। तो अब प्लान के अनुसार मिंग गन की नोक पे जेकब को छुड़ा के अपने साथ लेके भाग जाता है, जिससे वो जेकब का विश्वास जीत लेता है। मगर बेंजी और उसकी टीम मिंग पे नजर रखती है। यहाँ से भाग के मिंग और जेकब सीधा एक आइलैंड जाते हैं और वहाँ योशिन से मिलते हैं। योशिन को शक है कि उसकी गैंग का कोई तो आदमी पुलिस से मिला हुआ है, क्योंकि किचन में रखी सभी की सभी गन्स जैम थी, जिससे उसके आदमी पुलिस की गोलियों का शिकार हुए, और खास करके उसका भाई अकाई। अजूरा बताता है कि किसी ने गन्स की स्प्रिंग काटी थी। अजूरा को मिंग पे शक है, मगर जेकब उससे कहता है कि अगर मिंग पुलिस से मिला होता तो वो अपनी जान पे खेल के मुझे क्यों बचाता। दूसरी ओर गोल्डन ट्रायंगल में एक ड्रग लॉर्ड टोनी को योशिन का कॉल आता है। योशिन को केमिकल ड्रग्स बनाने के लिए इस टोनी से नया रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि 10 दिनों के अंदर फाइनल ड्रग्स, जिसे पॉइजन नाम से जाना जाता है, वो बना के उसे मार्केट में सप्लाई करना है। टोनी तैयार तो होता है, मगर शर्त रखता है कि उसकी एक लेडी को उसे पॉइजन बनाने के काम में एज अ असिस्टेंट रखना होगा। दरअसल ये टोनी बड़ा चालाक है। वो चाहता है कि योशिन से ड्रग बनाने का फॉर्मूला हासिल किया जाए, ताकि वो गोल्डन ट्रायंगल में ही फाइनल पॉइजन बना के उसे बड़ी कीमत में दुनिया भर में बेच सके। टोनी की चाल योशिन समझ तो जाता है, मगर वो फंस चुका है, तो वो टोनी की शर्त मान लेता है। यहाँ आईसीयू में अकाई को होश आता है। वो समझ जाता है अगर वो बच गया तो उसे पुलिस की टॉर्चरिंग सहनी पड़ेगी, तो वो ऑक्सीजन की ट्यूब निकाल के सुसाइड करता है। या नया माइक्रोफोन डिवाइस कलेक्ट करने मिंग एक मॉल पहुंचता है। अजूरा छुपके से उसका पीछा कर रहा है। मिंग एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाके बेंजी के आदमी से वीडियो गेम कलेक्ट करता है, जिसके अंदर माइक्रोफोन है। बेंजी माइक्रोफोन से मिंग से कहता है कि इंटरपोल से उसे पता चला है कि 2 दिन में गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग्स का रॉ मटेरियल हांगकांग आ रहा है, तो उसके डिटेल्स हासिल करे। वो उसे ये भी बताता है कि अजूरा उसका पीछा कर रहा है, तो वो सावधानी बरते। तभी बेंजी को कॉल आता है कि अकाई ने सुसाइड की है, जो सुन के बेंजी शॉक होता है, क्योंकि अकाई योशिन को पकड़ने का एक रास्ता था। अकाई के मौत की खबर सुन के योशिन बौखला जाता है और ठान लेता है कि वो इसका बदला बेंजी से लेगा। तो सबसे पहले वो बेंजी की टीम के मैको को टारगेट करता है, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए उनकी ग्रेव आया होता है और जो अकाई की मौत को जिम्मेदार है। उसे ग्रेव पे देख के बेंजी गुस्सा होता है कि उसकी जान को खतरा होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहा है। कि तभी वहाँ पे योशिन आता है। अब योशिन और बेंजी के बीच हाथापाई शुरू होती है, तो टाइगर मैको के साथ लड़ पड़ता है। योशिन मैको को तो मार नहीं पाता, मगर वो बेंजी को धमकी देता है कि तुमने मेरे भाई को जला के मारा है, अब मैं तुम्हारी पूरी टीम को जला के मारूंगा। रात को बेंजी को इंटरपोल की रिपोर्ट मिलती है कि सोफिया नाम की औरत अपने भाई लियो के साथ योशिन से मिलने आ रही है। ये सोफिया टोनी की गैंग मेंबर है। इस सोफिया ने अपने हस्बैंड विलियम से केमिकल ड्रग्स बनाना सीखा था। विलियम केमिस्ट्री का प्रोफेसर था। टोनी उन्हें फाइनेंस करता था, मगर एक दिन पुलिस की रेड में विलियम पकड़ा गया। कुछ साल बाद जेल में विलियम की मौत हुई, तो सोफिया टोनी के लिए काम करने लगी। अब वो योशिन से पॉइजन बनाना सीखना चाहती है। यहाँ टोनी अपने आदमी फैजान से कहता है कि उसे रॉ मटेरियल लेके हांगकांग जाना है। उसे पहले योशिन से 70 मिलियन लेने हैं, उसी के बाद उसे रॉ मटेरियल देना है। टोनी सोफिया से कहता है कि वो अपनी लड़की टीना को साथ लेके हांगकांग जाए, ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। टीना बड़ी रिबेलस किस्म की लड़की है। वो अपनी माँ से नफरत करती है। उसे ये बात पसंद नहीं कि उसकी माँ ड्रग डीलिंग का काम करती है। सोफिया उससे कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि टीना का भविष्य अच्छा हो। पति के बगैर लड़की की परवरिश करना इतना आसान नहीं। वो अपने पति विलियम को मिस कर रही है। सोफिया भी ये सब छोड़ के शांति की जिंदगी बसर करना चाहती है। उसे लगता है कि यह अच्छा मौका है टोनी से छुटकारा पाने का। जैसे ही फैजान योशिन से ड्रग्स के पैसे कलेक्ट करेगा, उससे वो पैसे छीन के वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाएंगे। 70 मिलियन बाकी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। यहाँ योशिन सोडियम फॉस्फेट के इंजेक्शन लेते हुए नजर आता है, क्योंकि उसे ब्लड प्लेट्स को लेके बीमारी है। उसे हर हफ्ते नए ब्लड प्लेट्स शरीर के अंदर डालने पड़ते हैं, जो उसे सप्लाई करता है कवाई। मगर कवाई को पता चला है कि योशिन उसे डबल क्रॉस कर रहा है। वो ड्रग्स उसे नहीं, मार्केट में बेचने की तैयारी कर रहा है, तो वो लूना को हॉस्टेज बना लेता है और योशिन के लिए लाए हुए ब्लड प्लेट्स के पैकेट्स डिस्ट्रॉय करता है। तो योशिन गुस्से से कवाई के आदमियों पे टूट पड़ता है, मगर अब उसने अपने सबसे बड़े कस्टमर कवाई को अपना दुश्मन बना लिया है। या बेंजी अपने लड़के से परेशान है। उसे उसकी एक्स वाइफ से पता चलता है कि कुछ गुंडे उनके लड़के जिमी को ढूंढते हुए घर आए थे और उन्होंने घर पे तोड़फोड़ की। जिमी उनसे बच के भागा है। तो अब बेंजी अपने लड़के को बचाने मुड़ता है। वो गुंडों से हाथापाई करके जिमी को उनसे बचाता है। जिमी अपने डैडी से काफी नाराज है। उसके आवारापन के लिए वो अपने डैडी को ही जिम्मेदार ठहराता है। बेंजी को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि जिमी ने एक गुंडे से पैसे उधार लिए थे। जब वो उसे चुका नहीं पाया तो उनमें झगड़ा हुआ, तो जिमी ने उस गुंडे की काफी पिटाई की। मगर सबसे डेंजर बात ये थी कि वो गुंडा एक बड़े गैंगस्टर का बेटा है, तो वो जिमी को छोड़ेगा नहीं। दूसरी ओर सोफिया लियो और टीना के साथ हांगकांग पहुंचती है।
होटल पहुंचते ही मौका देख के टीना अपनी माँ की पर्स से कुछ रुपए चुराती है और अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने चली जाती है। मगर वो लड़का फ्रॉड निकलता है। सोशल मीडिया के जरिए जवान लड़कियों को पटा के उन्हें लूटना, यही उसकी गैंग का धंधा है। तो वो टीना के ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला के उसे किडनैप करते हैं और सोफिया को उसका वीडियो भेजकर उससे 1 मिलियन की मांग करते हैं। रात को सोफिया लियो के साथ 1 मिलियन लेके एक जंकयार्ड पहुंचती है। वहाँ लियो उन किडनैपरों पे हमला करता है तो सोफिया की और किडनैपर की हाथापाई होती है, जिसमें टीना अपनी माँ को बचाने के लिए उस किडनैपर को ऊपर से नीचे धक्का देती है, जिसमें उस किडनैपर की मौत होती है। बेंजी की एक टीम सोफिया पे नजर रखे हुए है। तो अब बेंजी वहाँ पहुँचता है। वो सोफिया, लियो और टीना को अरेस्ट करता है। वो सोफिया से कहता है कि तुम्हारी लड़की के हाथों मर्डर हुआ है, जिससे वो 10 साल के लिए जेल में जा सकती है। वो सोफिया से ये भी कहता है कि उसे पता है वो ड्रग्स बनाने का काम करती है। तो अब बेंजी सोफिया से सौदा करता है कि वो उसे योशिन को पकड़वाने में मदद करे। उसके बदले वो टीना के मैटर को दबा देगा। लड़की की खातिर सोफिया बेंजी से हाथ मिलाती है। अब बेंजी टीना को अपनी कस्टडी में रखता है। तभी बेंजी को कॉल आता है कि उस गैंगस्टर ने उसके बेटे जिमी को किडनैप किया है। लड़की की खातिर मुसीबत में फंसती सोफिया को देख बेंजी ने सबक लिया है। वो अपने बेटे के साथ कोई पंगा नहीं चाहता, तो वो सीधा उस गैंगस्टर से जाके मिलता है जिसके लड़की की जिमी ने पिटाई की थी। गैंगस्टर बेंजी से कहता है, तुम भी बाप हो, मैं भी बाप हूँ। मेरे बेटे की तुम्हारे बेटे ने पिटाई की, ये एक बाप होने के नाते मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो बेंजी उससे कहता है कि अपने बेटे का बदला मुझसे लो और ये मैटर यहीं पे खत्म करो। गैंगस्टर बेंजी से कहता है कि पुलिस वाले हो तो अपने बेटे की इस हरकत पे उसे अरेस्ट करो और उसके बदले की मार भी तुम खा लो। गैंगस्टर बेंजी की काफी पिटाई करता है और जिमी को छोड़ देता है। बेंजी जिमी को अरेस्ट करता है। यहाँ ड्रग्स का रॉ मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है। उसे ट्रक में लोड करके योशिन के वेयर हाउस ले जाया जाता है। मिंग ने इस बात की खबर पहले ही बेंजी को दी है, तो उसकी टीम इस ड्रग्स के कंसाइनमेंट पे नजर रखे हुए है। अब ये टीम इसकी खबर बेंजी को देती है। बेंजी उनसे कहता है जब तक वो वहां ना पहुंचे वो कोई एक्शन ना ले। मगर यहाँ योशिन को आया देख टीम अलर्ट मोड पे आ जाती है। योशिन जेकब और मिंग से कहता है, तुम्हारा पीछा करते हुए पुलिस यहाँ तक पहुंची है और मैं यही चाहता था। कंटेनर में कोई रॉ मटेरियल नहीं है, सिर्फ पत्थर है। पुलिस को ट्रैप करने के लिए मैंने ये चाल चली। यहाँ बेंजी के मना करने के बावजूद उसकी टीम वेयर हाउस में घुस जाती है। मगर जब वो कंटेनर खोलते हैं तो अंदर ड्रग्स नहीं पत्थर होते हैं। अब जैसे ही ये लोग वहां से भागने मुड़ते हैं, उनके ऊपर ऑयल छिड़का जाता है और उन्हें आग लगाई जाती है। मिंग बेबस होकर सिर्फ देखता रह जाता है। चाह कर भी वो अपने लोगों की मदद नहीं कर पाता। एक एक करके योशिन की जाल में सब पुलिस वाले फंस जाते हैं। तो योशिन मैको को गोली मार देता है और उसे जिंदा जला देता है। अपनी पूरी टीम को खत्म हुआ देख बेंजी शॉक होता है। बेंजी और योशिन की दुश्मनी ने भयानक रूप लिया था। इस हादसे से मिंग भी शॉक में चला जाता है। तभी अजूरा जेकब को कॉल करके बताता है कि मिंग ही अंडरकवर एजेंट है, जिसके सबूत उसके पास है। वो उसे सबूत देने के लिए पाइपलाइन बुलाता है। मिंग की इस गद्दारी से जेकब दुखी हो जाता है। वो मिंग से जवाब मांगता है। मिंग उससे कहता है, यही मेरी ड्यूटी है, मैंने तुमसे गद्दारी नहीं की, बस अपनी ड्यूटी निभाई है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। काफी फाइटिंग के बाद मिंग जेकब की चेस्ट में मेटल रॉड घुसा के उसे मार देता है और उसकी लाश को कार की डिक्की में बंद कर देता है। यहाँ मिशन के इस डिजास्टर को लेके कमिश्नर बेंजी को टेम्परवरीली सस्पेंड करते हैं। तभी अजूरा बेंजी को एक वीडियो भेजता है जिसमें मिंग जेकब की लाश को ठिकाने लगाते हुए दिखाई दे रहा है। अजूरा बेंजी से कहता है कि अब पुलिस मर्डरर हो गई है, तुम्हारे खास आदमी ने स्मगलर का प्राइवेटली मर्डर किया है। ये बात अगर मीडिया में चली गई तो पुलिस की कितनी बदनामी होगी। तो अजूरा मैटर को दबाने के लिए बेंजी से 5 मिलियन की मांग करता है। तो दूसरी ओर मिंग टाइगर को कॉल करके बताता है कि जेकब ही वो गद्दार था जो पुलिस से मिला हुआ था, तो उसने उसे मार दिया। वो जेकब की लाश टाइगर के हवाले करता है। जेकब की लाश के पास छोड़े हुए मोबाइल पे टाइगर को बेंजी के साथ किए गए मैसेजेस दिखते हैं। मिंग उससे कहता है कि वो मोबाइल जेकब का है, मगर शातिर टाइगर मिंग की बातों पे विश्वास नहीं रखता। तभी अजूरा मिंग को वही वीडियो भेजता है जो उसने बेंजी को भेजा था और उससे उस वीडियो के बदले 5 मिलियन की मांग करता है। तो अब मिंग बेंजी को बॉक्सिंग क्लब में मिलने बुलाता है। बेंजी मिंग से कहता है कि अगर तुमने मुझे पहले आगाह किया होता तो मेरी टीम का इस तरह कत्लेआम नहीं होता। ऊपर से जेकब के मर्डर का तुम्हारा वीडियो पुलिस के लिए एक रिस्क बन चुका है और इसी बात को लेके मुझे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। तो बेटर है तुम अपने आप को पुलिस के हवाले करो, क्योंकि अब तुम अंडरकवर एजेंट नहीं रहे। तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही कोर्ट के सामने साबित करनी होगी। बेंजी की बातों से मिंग शॉक होता है। जिसके कहने पे उसने अपना करियर दाव पे लगाया, उसी बेंजी को अब उस पर विश्वास नहीं रहा। मिंग बेंजी से कहता है कि जब तक मिशन पूरा नहीं होता वो अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। बेंजी उससे कहता है, मिशन की धज्जियां उड़ चुकी है, मैं सस्पेंड हो चुका हूँ और तुम एक्सपोज। इस बात पे दोनों में हाथापाई शुरू होती है। मिंग लॉकर में रखे $1 मिलियन
जो उसने जेकब के साथ काम करके कमाए थे वो उन डॉलर्स को लेके भाग जाता है। दूसरे दिन शातिर अजूरा बेंजी और मिंग दोनों को पैसे लेके पार्किंग में बुलाता है। वो दोनों से पैसे कलेक्ट करता है, मगर वीडियो पुलिस को भेज के उन्हें भी मिंग को अरेस्ट करने वहाँ बुलाता है। मिंग बेंजी और पुलिस से बच के वहाँ से भागता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा लेता है। तो दूसरी ओर बेंजी ने कस्टडी में रखी टीना भी मौका देख के भागने की कोशिश करती है। लेडी पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करती है, मगर टीना एक कार से टकरा के जख्मी होती है। उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। नाजुक हालात देख के बेंजी सोफिया को इस बात की खबर देता है। सोफिया बेंजी पे गुस्सा होती है। टीना की जान बच जाती है। अब बेंजी सोफिया से कहता है कि उसने उससे झूठ कहा था कि उस किडनैपर की टीना के पुश करने पे मौत हुई। वो किडनैपर अभी भी जिंदा है। तो अगर सोफिया चाहे तो अपनी बेटी को लेके जा सकती है, मगर उसने अगर ड्रग्स बनाया तो वो उसे अरेस्ट करेगा। यहाँ मिंग अजूरा की तलाश करते हुए उसके गैराज पहुंचता है, जहाँ दोनों में हाथापाई होती है। तो हैवान अजूरा अपनी खुद की लड़की को हॉस्टेज बनाता है, यहाँ तक कि वो लड़की को जख्मी भी करता है। तो गुस्सा होकर मिंग उसे मार देता है और बच्ची को बचाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करता है। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी जान दांव पे लगा के एम्बुलेंस वहां आने तक रुकता है। दूसरी ओर बेंजी के लड़के को बेल मिलती है, तो लॉकअप से उसे रिहा किया जाता है। बेंजी ने सोफिया का फोन हैक किया है, तो उसे पता चलता है कि टोनी के रॉ मटेरियल की डीलिंग कल योशिन से होने वाली है। तो वो अलर्ट मोड पे आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि मिंग ने अजूरा का मर्डर किया है। हालात की वजह से एक ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर मर्डरर बन गया था और बेंजी चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। दूसरे दिन ड्रग डीलिंग की जगह पुलिस चारों ओर फैल जाती है। पुलिस सोफिया पे नजर रखे हुए है। बेंजी अपनी टीम से कहता है कि डीलिंग होने के बाद ही अटैक करना है। यहाँ हॉस्पिटल में टीना के वो किडनैपर उससे बदला लेने उसे मारने आते हैं, मगर बेंजी की पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। रेस्टोरेंट में बैठी हुई सोफिया को इस बात का पता चलता है। वो लियो से कहती है कि वो फैजान से पैसा चुरा के भाग जाए। पुलिस ने उसकी लड़की को बचाया है, तो वो उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। अब वो बेंजी को फोन करके बताती है कि वो मिशन में उसके साथ है, तो अगर उसे कुछ हुआ तो वो टीना का ख्याल रखे। तभी सोफिया की नजर एक आदमी पे जाती है। उसे देख के सोफिया शॉक होती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड विलियम है, जिसे वो 10 साल पहले मरा हुआ समझती थी। वो विलियम का पीछा करते हुए एक हर्बल स्टोर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि विलियम ने किसी और से शादी करके अपना दूसरा घर बसाया है। विलियम भी उसे देख के चौंक जाता है। सोफिया को उस औरत से पता चलता है कि उसके फादर ने विलियम को जेल से छुड़ाने में मदद की। तो जेल से बाहर आने के बाद विलियम को उस औरत से शादी करनी पड़ी। अब उनका बिजनेस वही संभालता है। विलियम सोफिया को अपना नहीं सकता, तो वो उसे पैसे देने की कोशिश करता है, मगर सोफिया हर्ट हो चुकी है। अपने स्वार्थ के लिए अपनी बच्ची और वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ भागने वाले उस इंसान को सोफिया माफ नहीं कर पाती। आंख में आंसू और दिल में अंगार लिए वो वहां से निकल जाती है। उसकी वो हालत उसका पीछा कर रहा बेंजी देख लेता है। यहाँ डीलिंग वाली लोकेशन पे टाइगर और मिंग भी पहुंच जाते हैं। बेंजी का असिस्टेंट मिंग को देख लेता है और उसे इन्फॉर्म करता है, मगर बेंजी को मिंग नहीं योशिन चाहिए। अब टाइगर एक शॉप जाता है जहाँ टोनी के गुंडे होते हैं। टाइगर उन गुंडों को रॉ मटेरियल देने बोलता है, मगर पहले पैसे दिए बगैर वो ड्रग्स देने को तैयार नहीं। तो योशिन फैजान से कहता है बाहर पार्क की गई कार में पैसे है। तो टाइगर योशिन को बताता है कि उसने बेंजी के लड़के जिमी को किडनैप किया है, ताकि योशिन उससे बदला ले सके। अब जैसे ही डीलिंग करने फैजान कार से उतरता है, बेंजी की पुलिस टीम उसे स्पॉट करती है। योशिन फैजान से कहता है कि पैसे कार में है और चाबी कार के नीचे है। फैजान का आदमी कार से पैसे लेने जाता ही है कि तभी अचानक लियो वैन से बाहर आके फैजान को कब्जे में लेता है। तो योशिन फैजान के गुंडों को मार के वैन लेके वहां से भागता है। यहाँ लियो फैजान को हॉस्टेज बना के पैसे के साथ कार से भागने जाता है। तो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें फैजान और लियो दोनों मर जाते हैं। वो देख के सोफिया शॉक होती है। तो टाइगर भी सिचुएशन देख के वहां से भागने जाता है। मिंग रॉ मटेरियल वाले ट्रक के नीचे ट्रैकिंग डिवाइस लगाता है। योशिन का आदमी रॉ मटेरियल वाला ट्रक लेके वहां से भागता है। टाइगर भागने जाता है तो पुलिस उसे शूट कर देती है। मिंग भी वहां से भाग जाता है। यहाँ सोफिया पागलपन में वहां पड़ी गन उठा के विलियम की शॉप में उसे शूट करने जाती है, मगर वहां विलियम की छोटी बच्ची को देख के वो उस पर गोली नहीं चला पाती। अब जब सोफिया गन से खुद को शूट करने जाती है तो पीछे से बेंजी आके उसे रोकता है। घायल सोफिया को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। बेंजी को पता चलता है कि योशिन रॉ मटेरियल लेके उसकी खुफिया फैक्ट्री गया है। तभी खुद योशिन बेंजी को कॉल करता है और उसे एक जगह बुलाता है। बेंजी की कार में बैठने के बाद योशिन उससे कहता है मैं तुम्हारे सामने हूँ, मगर फिर भी तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। अब वो बेंजी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें बंधा पड़ा जिमी दिखाई देता है। योशिन बेंजी से कहता है तुम फैसला करो, तुम्हें ड्यूटी प्यारी है या बेटा। अगर बेटा प्यारा है तो जल्दी करो और कंटेनर यार्ड पहुंचो, कहीं देर ना हो जाए। और वैसे भी
मैं मेरा हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। बेंजी कार को कंटेनर यार्ड की तरफ भगाता है तो रास्ते में योशिन कार से उतरकर चला जाता है। बेंजी कंटेनर यार्ड पहुंचता है मगर वहां जिमी नहीं होता कि तभी उसके मोबाइल पे एक वीडियो आता है जिसमें आग की लपटों में जलता हुआ जिमी उसे दिखाई देता है। बेंजी शॉकिंगली देखता रह जाता है कि तभी उसके मोबाइल पे मिंग का मैसेज आता है। उसने बेंजी को योशिन की फैक्ट्री का लोकेशन भेजा होता है। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से ड्रग्स बनाने का काम शुरू है। योशिन का भी हाल खराब है क्योंकि पिछले कई दिनों से वो प्लेटलेट्स चेंज नहीं कर पाया है। वो लूना से कहता है मरने के पहले मैं तुम्हें ये ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला देके जाऊंगा ताकि मेरे बाद तुम इस धंधे को चला सको। योशिन की ये फैक्ट्री शहर के बाहर एक गुफा में है जहाँ मिंग पहुंच चुका है तो कवाई के आदमी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें इंतजार है फैक्ट्री में फाइनल ड्रग्स बनने का। तभी मिंग को बेहोश करके योशिन के सामने लाया जाता है। योशिन मिंग से कहता है तुम्हारी वजह से मेरे धंधे की तबाही हुई है, अब मैं तुम्हें उसी ड्रग्स का नशा दूंगा। वो मिंग के मुंह में ढेर सारा ड्रग्स ठूस देता है कि तभी वहाँ पे बेंजी आता है और वो योशिन के गुंडों पे हमला कर देता है। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मिंग की हालत बहुत बुरी हो जाती है। फिर भी वो उस हालत में योशिन के गुंडों के साथ फाइट जारी रखता है। अब बेंजी और योशिन आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों में काफी फाइट होती है कि तभी कवाई के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं तो पता चलता है लूना कवाई से मिल चुकी है और उसी ने इस फैक्ट्री का लोकेशन कवाई को भेजा था। अब कवाई के गुंडे उन दोनों पे टूट पड़ते हैं। घायल मिंग आके उन गुंडों को शूट कर देता है और बेंजी की बाहों में दम तोड़ देता है। घायल योशिन वहां से निकलने की कोशिश करता है तो लूना उसके पेट में चाकू भोंक के उससे कहती है तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी तबाह हुई। योशिन को ढूंढते हुए बेंजी वहां पहुंचता है तो आखिरी दम भरता योशिन उसे दिखाई देता है। वो योशिन से पूछता है मेरा बेटा कहाँ है। मरते हुए योशिन उससे कहता है अगर मैं नहीं जीता तो तुम भी नहीं जीते, तुम्हारा बेटा इस पहाड़ी के पीछे है। इतना कह के योशिन दम तोड़ देता है। पहाड़ी के पीछे एक कंटेनर में बेंजी को उसके बेटे की जली हुई लाश मिलती है। उसे देख के वो फुट फुट के रोने लगता है। वो यही सोचता है कि उससे ऐसी क्या गलती हुई जो उसे अपने बेटे से हमेशा नफरत मिली और उसी नफरत ने आखिर उससे उसका बेटा छीन लिया। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों इतनी मेहनत के बदले आपसे सिर्फ एक बात एक्सपेक्ट करता हूँ, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नए नए वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।